जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की। हालांकि ये पूरा डेटा हमने कंपाइल किया है इंग्लिश की एक वीडियो में, इंग्लिश का कंटेंट बनाया है। अभी हम हिंदी में बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि एक बार हिंदी में बना दो हिंदी में। तो यहाँ सारा डेटा हमने हिंदी में कंपाइल किया। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आपके एग्जाम्स में यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। और बजट के साथ साथ हमने इकोनॉमिक सर्वे को भी कवर किया हुआ है इसमें, और यूपी बजट की भी बात करेंगे हम इसमें। थोड़ा बहुत जो कंटेंट है यूपी बजट से भी रिलेटेड है। तो सारा डेटा हमने एक जगह कंपाइल किया है, तीनों चीजों को, जो आपके एग्जाम्स में करीब करीब अगर मैक्सिमम 5, 6, 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। जैसा देख रहे हो आप, डिपार्टमेंट का एलोकेशन कितना, उनका पोर्टफोलियो बजट कितना है। तो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी आज बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छा कंटेंट मिले आपको, अच्छी आपको नॉलेज मिले, जिससे आप अपनी इफिशियंसी बढ़ा पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये केंद्रीय बजट है 25-26 का। अब ये शुरुआत कैसे हुई? तेलुगु कवि है, याद रखना, वो तमिल लिख देंगे, आपको तेलुगु लिखना है। तेलुगु कवि है और नाटककार भी है ये। इनका नाम है श्री गुरजादा अप्पा राव। श्री गुरजादा अप्पा राव का एक कथन है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। इस कथन के साथ केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, क्या नाम है, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को ये बजट प्रस्तुत किया, केंद्रीय बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। क्या कथन था? कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 कैसे प्रस्तुत किया गया। इस बजट में सबका विकास, ये याद रखना, मैं जो पॉइंटेड कर रहा हूं उन्हें नोटेड कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बजट में सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास को भी लक्ष्य रखा गया। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री जी ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत का भी उल्लेख किया, जो इस तरह से है। तो विकसित भारत का उनका जो व्यापक सिद्धांत है वो क्या है, देखो। उन्होंने गरीबी से मुक्ति का एक तरह का नारा दिया, नारा नहीं कह सकते, गरीबी से मुक्ति का व्यापक प्रिंसिपल तैयार किया कि भाई अब गरीबी से मुक्ति हमें चाहिए। 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करने वाली है। बेहतरीन, सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं उन तक पहुंच होनी चाहिए, यानी कि हेल्थ सर्विस को बेस्ट बनाने वाली बात हुई। नेक्स्ट है 100% कुशल कारीगर, कुशल कामगार हैं जो स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ सार्थक रोजगार, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा टारगेट रखा। कितनी? 70%। नेक्स्ट है, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, उनको बजट में जगह दी गई, उन्हें बजट में प्रस्तुत किया गया, उनके विकास की बात की गई। तो ये सारे सिद्धांत से जो विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत को उल्लेख किया और इसकी बात की। कौन कौन से? गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार हो गया, 70% महिलाओं को आर्थिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, फूड बकेट ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं हमारे किसानों को, हमारे देश के किसान हैं उनको बहुत ज्यादा सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है। ये सारी बातें इस बजट में हुई। अच्छा, इस बजट में दोस्तों प्रस्तावित विकास के उपाय की बात हुई। कौन कौन थे मैं बता देता हूँ। देखो, यह है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मैं इनको ज्ञान बोलता हूँ, आप भी ज्ञान के नाम से याद रखो। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। जिसे वो गरीब हो गया, बाई से युवा हो गया, ए से अन्नदाता आपका किसान हो गया, और नारी मतलब महिला हो गई। ये चारों की बात इसमें ध्यान में रखकर ये बजट में प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव विकास का लाया गया, ज्ञान को ध्यान में रखकर, और इसे 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैलाने की बात हुई। अब ये 10 व्यापक क्षेत्र में ये पूछ सकता है कि भाई इस बार बजट में कौन कौन से प्रस्ताव थे, उनमें बात कीजिए। देखो, नंबर 1, कृषि के विकास और उत्पादकता यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी को गति प्रदान करना, याद रखना। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण की बात की। समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलने की बात हुई। नेक्स्ट, भारत में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, मेक इन इंडिया यानी कि सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर की बात हुई। एमएसएमई को सहायता देना, क्योंकि एमएसएमई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड फोर्स तैयार करना। जनता अर्थव्यवस्था तथा नवाचार में निवेश करना। ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना। और सबसे बड़ी बात, निर्यात को बढ़ावा देना।
यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो चीजें खुद ब खुद बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंपोर्ट हमारा कम होगा और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा। नवाचार, इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, ये सारे 10 जो है क्या थे, विकास के व्यापक क्षेत्र थे, 10 व्यापक क्षेत्र थे विकास के दोस्तों। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इस बजट का उद्देश्य था 6 क्षेत्रों में यानी कि 6 एरियाओं में। नंबर 1 टैक्सेशन यानी कि कराधान, ऊर्जा क्षेत्र यानी कि बिजली पावर वाला, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक, ये क्या है, विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना, इनमें रिफॉर्म लाने की बात की। 6 क्षेत्र, नंबर 1 टैक्सेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट हो गया, खनन माइनिंग हो गया, फाइनेंशियल एरिया हो गया और ये विनियामक सुधार क्षेत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया कि कृषि, एमएसएमई और निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन है। क्वेश्चन यहां से आ गया, मान लो कौन कौन सा आ गया कि भाई भारत की विकसित यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन कौन कौन से हैं। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 एमएसएमई, याद रखना, नंबर 3 निवेश इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 एक्सपोर्ट। ये विकसित, ये देखो ऐसे क्वेश्चन ही अराइज होंगे, डीप में जाएंगे जहां आप मिस हो जाओगे। तो याद रखना भारत की यात्रा के 4 सबसे शक्तिशाली पावरफुल इंजन जो इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 एमएसएमई, नंबर 3 एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो इनको आप इस तरीके से लिख लो, AME और आई ऐसे करके, या और कुछ बनाना चाहो मियाँ कर लो ऐसे करके, MEIE ऐसे कर लो, जो भी बनाना चाहो। M से हो गया आपका एमएसएमई, E से आपका इलेक्ट्रिसिटी, I से आपका इन्वेस्टमेंट, A से आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर। गॉट इट? इस तरह आप कोई भी निमोनिक्स तैयार कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथम इंजन के रूप में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि दोस्तों। ठीक है, बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य एग्रीकल्चर योजना की बात हो रही है, याद रखना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई। अब इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पे। तो 2025-26 के बजट में इसको लॉन्च किया गया, याद रखना। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कौन सा, कम उत्पादकता तथा कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। कितने, इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है इसमें 100 जिले शामिल हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, संवर्धित कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल की विविधता यानी कि क्रॉप डाइवर्सिटी रखना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उनको, जैसे आपको नेचुरल फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, लाइक दैट, और पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण यानी कि स्टोरेज सुविधा को बढ़ाना। ये सारे पॉइंट जहां मैं नोटेड कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लो इनको अपने नोट्स में। भंडारण यानी कि स्टोर सुविधा को बढ़ाना, सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन की सुविधा में सुधार करना, दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, उनको सुविधाजनक बनाना, यानी कि आपकी लंबी अवधि के लिए, लंबे टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए ऋण क्रेडिट प्रोवाइड कराना इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले हैं दोस्तों। ये सारे कृषि उत्पादकता, फसल विविधता, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई, भंडारण एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कितने किसानों तक अपनी मदद को पहुंचा सकती है, तो 1.7 करोड़। ठीक है, राज्यों की भागीदारी से व्यापक बहुक्षेत्रीय जैसे ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने, 100 विकासशील कृषि जिले, डेवलप्ड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया जाएगा इस योजना में। कितने, 100 विकासशील कृषि जिलों को दोस्तों, ये डेटा याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण की बात क्या है, यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर केंद्रित है। नंबर 1, ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, उनके लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करना, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना, सीमांत और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार, प्रोडक्टिविटी में, और भंडारण हेतु कृषि संवर्धन व कृषि का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करना, ये सब इसमें शामिल है। वहीं वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
यानी कि इन पर विशेष ध्यान जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। कितने? 6 ईयर्स के लिए दोस्तों, याद रखना। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ दालों में आपको आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट बनना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन क्या था? यह मिशन था जलवायु अनुकूल बीज सीड्स का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फसल कटाई के बाद भंडारण यानी कि स्टोरेज और प्रबंधन मैनेजमेंट करना, ये सब सुधार करना, जो किसान के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना भी इसी दलहनों में आत्मनिर्भरता का ये जो मिशन है उसका एक पार्ट है दोस्तों, उसका एक भाग है। नेक्स्ट है मखाना के उत्पादन के लिए उसके प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड, कहाँ पर? बिहार में पटना में एक मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च बीज पैदावार मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, यानी कि अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना होगा। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी तथा जलवायु अनुकूल के गुणों में संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार करना होगा। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों को 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना इस मखाना और उत्पादन का इस बोर्ड का काम होगा दोस्तों। ये सारी चीजें इस बजट में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का जो मत्स्य उत्पादन है, यानी कि जो फिशरीज है और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ पे बात यह है कि भारत जो है मत्स्य उत्पादन में और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में, वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक देश है। नेक्स्ट बात करते हैं, कपास उत्पादकता मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है, क्योंकि कपास कृषि की उत्पादकता और उसकी वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने की बात हुई है दोस्तों, और एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इस 5 वर्षीय कार्यक्रम में कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें गुणवत्ता पूर्वक कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी दोस्तों। ये सारी बातें इस बजट में की गई। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम का, आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो केसीसी यानी कि जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाली जो अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी, यानी कि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इस बजट में केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, मैं केसीसी की बात कर रहा हूं, जो 1998 में 1998 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें करीब 7.7 करोड़ किसान और मछुआरे और डेयरी किसान, इन सब के साथ 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए अल्पकालिक ऋण की सीमा। वहीं यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु नामरूप, यानी इंपोर्टेंट है, नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन करने की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किया है। कहां पर? यूरिया की आपूर्ति के लिए। कहां पर? नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन एनुअली ये प्रोडक्शन करेगा। अब ये होगा आपका एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम एमएसएमई की सेक्टर में। दूसरा आपका इंजन है एमएसएमई। 4 इंजन बताया मैंने, नंबर 1 एमएसएमई, दूसरा एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये आपका दूसरा इंजन है एमएसएमई। वित्त मंत्री साहब ने एमएसएमई के क्षेत्र में, जिसकी संख्या है 5.7 करोड़, ये दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया एग्रीकल्चर के बाद, क्योंकि यह क्षेत्र देश के निर्यात में करीब 45% का योगदान देता है। ये डेटा ना याद रखना दोस्तों, ये डेटा ही आपको कहीं ना कहीं मिस करा देगा, माइंड से स्लिप हुआ, एग्जाम स्लिप हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो एमएसएमई एग्रीकल्चर के बाद दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि यह क्षेत्र देश के निर्यात में, एक्सपोर्ट में नहीं, ये सर्विस सेक्टर के बाद होगा, एक्सपोर्ट में 45% का योगदान कर रहा है। कितना? 45%। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला और विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाला 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सॉरी, ये करीब एमएसएमई सेक्टर 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और करीब विनिर्माण में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 36% का योगदान दे रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत रजिस्टर्ड एमएसएमई इंडिया के अंदर है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, एफिशिएंसी, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्राप्त करने में इनकी सहायता करने के उद्देश्य से
एमएसएमई का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। अब इसकी सीमा को 2.5 गुना और 2 गुना कर दिया। इसको तेजी से इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। अब समझ लो ये क्या है, सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम की बात हो रही है, कारोबार की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है। पूरा डेटा आप समझ सकते हो, ठीक है। वर्तमान में कितना है कारोबार, 5 और संशोधित हो गया 10 हो जाएगा, इस तरीके से पूरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा इसमें गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भी उपाय किए गए। क्या है, ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा दोस्तों। कितना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए, जिससे 5 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा दोस्तों। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। वहीं स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। कितना कम करके 1% किया जाएगा दोस्तों, ये याद रखना। उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई जो एक्सपोर्ट एमएसएमई है, फॉर वेल रन एक्सपोर्ट एमएसएमई, उन्हें 20 करोड़ तक के सावधि ऋण प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट होगा जो उद्यम पोर्टल है, पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों हेतु 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब आप देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं पूर्वोदय पे। पूर्वोदय में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। कहां पर, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। ये पूर्वोदय के अंतर्गत दोस्तों। वहीं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो लघु, मध्यम और बड़े उद्यम हैं उनको शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की जाएगी। किसके अंदर, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की जा रही है दोस्तों, ठीक है। गेट इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करते हैं। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जिसमें 5 ध्यान दिए जाने वाले हैं। कौन कौन से 5 क्षेत्र शामिल हैं। नंबर 1, व्यवसाय करने की सुगमता और लागत, क्योंकि जो रेड टेपेज में है ना बिजनेस करने की, वो सब टैक्स हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है वो थोड़ा कम करना, उसको ओवरकम करना। और जो डिमांड वाली नौकरियां हैं उनको क्रिएट करना, उनके लिए वर्कफोर्स तैयार करना। जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र को तैयार करना, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता प्रोवाइड करना, और सबसे बड़ी बात गुणवत्ता युक्त उत्पाद, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट तैयार करना, चाइना की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे विनिर्माण मिशन में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं तीसरे इंजन के रूप में। आपका तीसरा डब्बा है, सॉरी इंजन है, डिब्बा नहीं, निवेश, इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार ने शामिल किया लोगों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन पीपल्स, अर्थव्यवस्था में निवेश, इकोनॉमी में निवेश, नवाचार में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन में, ठीक है। बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला यानी कि ATL, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में। कितने, आंकड़ा है 50,000, 50 के, समझ रहे हैं आप। तो उनकी जिज्ञासा और इनोवेशन को, उनकी भावना को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, दैट्स टॉकिंग अबाउट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग, कितने, 5, उनको स्थापित किया जाएगा। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, विनिर्माण के लिए आवश्यक जो स्किल्ड लोग हैं, आवश्यक जो कौशलों के साथ युवा हैं, उसको सुसज्जित किया जाएगा। क्यों, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए, वो इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए वो स्किल्ड लोग, स्किल्ड युवा बहुत ही बेहतर काम करेंगे, समझ रहे हैं। तो 50,000 ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब होंगी, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र होंगे जो मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए काम करने वाले हैं। नेक्स्ट, 23 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई। कब, वर्ष 2023 में। अब 500 करोड़ रुपए के कुल प्रवेश से शिक्षा हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें बजट एलोकेशन है
500 करोड़ रुपए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप वो उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा। किसको? भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लागू किया जाएगा। बजट में पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों की 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपए के परव्यय का प्रस्ताव किया गया है। किसको? जो पूंजीगत व्यय है और जो 50 साल के लिए है, इसलिए राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव है। वहीं वर्ष 2021 में क्या था? प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना थी, यानी कि फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान कब आया था? तो ये पहला एसेट मोनेटाइजेशन प्लान आया था 2021 में। उसकी सफलता को आगे बढ़ाना है और सब काम करना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, 2019 में 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया जा रहा है, जो ग्रामीण आबादी का करीब 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने हेतु बढ़े हुए कल परव्यय को, जो कुल एक्सपेंडिचर है, उसके साथ जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गई है। कहां तक? 2028 तक इज वेरी इंपोर्टेंट। वहीं जुलाई 2024 के बजट में दोस्तों क्या किया गया? जुलाई 2024 के बजट में घोषित किया गया कि विकास केंद्रों के रूप में शहर और शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वयन करने हेतु सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि, जिसे बोलते हैं अर्बन चैलेंज फंड, स्थापित करेगी। ठीक है, जो उसके विकास केंद्रों के रूप में शहर हैं, शहरों का जो सृजनात्मक स्ट्रक्चरल पुनर्विकास है, जल क्या, वाटर एंड क्लीन मतलब जल एवं स्वच्छता, वाटर एंड क्लीननेस की बात हो रही है, उनके प्रस्ताव के लिए अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ का फंड स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊर्जा परिवर्तन में वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अति आवश्यक है। ठीक है, वहीं एसएमआर में 20,000 करोड़ के परव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन से न्यूक्लियर एनर्जी मिशन स्थापित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? नेक्स्ट है, सामुद्रिक उद्योग में दीर्घावधि वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपए और उसकी निधि के साथ एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्थापित की जाएगी दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% अंशदान दिया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। पोर्ट और जो प्राइवेट एरिया वहां से 51% पैसा जुटाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? ठीक है, भविष्य में खाद्य और पोषण की सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक, यानी कि जीन बैंक स्थापित की जाएंगे। वहीं दोस्तों बुनियादी जो है फंडामेंटल भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने हेतु राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन, जिसे बोलते हैं नेशनल जियो स्पेशल मिशन, शुरू किया जाएगा। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन दोस्तों भू अभिलेख, यानी कि जो क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, किसके, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी बात है, जो भू अभिलेख हैं, जमीनी के अभिलेख हैं, शहरी योजना है अर्बन वाली, और अब संरचनात्मक परियोजना के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान की जाएगी, उनको मॉडर्न बनाया जाएगा दोस्तों। किसमें? नेशनल जियो स्पेशल मिशन के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी जो पांडुलिपियों के सर्वेक्षण है, दस्तावेजीकरण है, संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा दोस्तों। कौन सा? ज्ञान भारत मिशन किस लिए है? ये शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी जो पांडुलिपियां हैं उनके सर्वेक्षण के लिए, उनके दस्तावेजीकरण के लिए दोस्तों। और इसमें 1 करोड़ से अधिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किए जाने की बात की गई है। ये सारा डेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसलिए मिस नहीं होना चाहिए। चौथे इंजन की बात करते हैं, ये आपका निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। किसकी बात हो रही है? एक्सपोर्ट की। क्या है? क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्या है? प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधान हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। बजट में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जो है इंश्योरेंस क्षेत्र में दोस्तों 74% से बढ़ाकर ये क्वेश्चन आ सकता है 100% करने की घोषणा की गई है।
ये पूछ सकते हैं कि बजट में 2025-26 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74 से बढ़ा के 90 कर दिया गया, 100 तो यहाँ पे 100% कर दिया गया। और यह उनकी संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा। जो वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल जो सूचकांक है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, उसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। कितना? 7। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी दोस्तों। कितनी रह जाएंगी? 8 रह जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की जो आय है आपकी, अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर आयकर नहीं देना है। आयकर दे नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं देगा होगा अगर आपकी 12 लाख तक की आय है तो। वेतन भोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख होगी दोस्तों। नई कर व्यवस्था के निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। क्या प्रस्ताव है देख सकते हो, यानी कि ये 4 लाख रुपए तक शून्य है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20% है। तो ये सारी उसकी टैक्स रेट्स हैं। 20 से 24 25 और 20 से 24 से ऊपर 30% का टैक्स आपको देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और तथ्य हैं इसके बजट के क्या है। देखो ये फैक्चुअल डेटा है, इसको मिस मत करना। केंद्रीय बजट 25-26 के प्रमुख तथ्य, ये प्रस्तुत बजट का आकार है। अनुमानित बात की जाए तो 50,65,345 करोड़ रुपए है। आप ऐसे याद रखो इसको, 50 65 345, या ऐसे याद रखो 506 534 या 5, या 506 बीच में 5 है 345, कैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो। यानी कि 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट है। ये कुल प्राप्तियां भी इतने रुपए की हैं, 50,65,345 रुपए की। 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त जो बोरोइंग है उसके अतिरिक्त कुल प्राप्तियां जो रिसीट है वो 34,96,000 हैं। कितनी? 34.96 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कुल व्यय यानी 50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। नेट टैक्स रिसीट की बात करें, ये कितना है? ये 28.37 लाख करोड़ है। कितना? 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो नेट टैक्स रिसीट है दोस्तों। 28.37 लाख की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या ये 28.37 लाख करोड़ का क्या है, जो निवल कर प्राप्तियां नेट टैक्स रिसीट है दोस्तों। वही 24-25 के लिए कुल व्यय का संशोधित अनुमान कितना था? तो 24-25 के लिए था 47.16 लाख करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगाइए कितना परसेंट ज्यादा हो गए, कितने परसेंट ज्यादा है, ये आप लगाइए कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं राजकोषीय घाटे की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी का 4.8% है। कितना? 4.8% है। वहीं यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में से 67.53% यानी कि 67.53% जो है करीब करीब 34.20 लाख करोड़ रुपए क्या होगा? ये 67.53% ये हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का होगा। कितना? रेवेन्यू रिसीट का होगा। जबकि शेष जो है 32.47% लगभग 16.45 लाख करोड़ रुपए ये हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का होगा। कितना? ये कैपिटल रिसीट का होगा हिस्सा। इस तरह बात करें तो कुल व्यय में 77.88% लगभग 39.44 लाख करोड़ रुपए राजस्व खाते पर, जबकि मात्र 22.13% यानी 11.21 लाख करोड़ रुपए पूंजी खाते पर व्यय करने का अनुमान है। बजट अनुमान में बात करें 2025-26 में लगभग 15.69 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष
2025-26 की अनुमति जो अनुमानित जीडीपी है उसका 4.4% है। यानी कि इस समय जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट जो है दोस्तों, वो 2025-26 के लिए 4.4% रखा गया है। वही बजट प्रस्तुत में लगभग 5.24 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 25-26 के लिए कितना है, जीडीपी का 1.5% है। ये रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो रही है। ठीक है, अब व्यय के कुछ संगठक हैं, पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है इसकी बात करेंगे। पहले यहाँ समझ लो थोड़ा सा और। राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करते हुए 11-12 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की गणना की जाने लगी। 25-26 के बजट अनुमान में प्रभावी यानी कि इफेक्टिव राजस्व घाटा कितना है, लगभग 0.97 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। ठीक है, भारत में प्राथमिक घाटे की अवधारणा वर्ष 1997-98 के बजट से प्रारंभ हो गई। प्राथमिक घाटा प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से उस वर्ष के ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। यदि देखा जाए तो प्राथमिक घाटा 2025 में कितना है, 25-26 में यह है प्राथमिक प्राइमरी डेफिसिट 0.8% ऑफ द जीडीपी, करीब करीब 2.93 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं कर प्राप्तियों में रुझान दोस्तों। कर टैक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे है प्रत्यक्ष कर और यहाँ पर है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देख सकते हो। 25-26 के लिए जो प्रत्यक्ष कर है वो 7.1% है और जो अप्रत्यक्ष कर है वो कितना है, 4.9% है दोस्तों, 4.9% है, करीब 12% है टोटल जो जीडीपी के प्रतिशत में है सकल कर दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, जो सकल कर राजस्व में 42.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से शीर्ष 3 कर राजस्व की बात करें जो सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे है इनकम टैक्स, आय क्या है, इनकम टैक्स आयकर, जिसमें करीब 14.38 लाख करोड़ रुपए इसमें इनकम टैक्स से वसूले जाएंगे, इनकम टैक्स से रेवेन्यू होगा। नंबर 1 पे है इनकम टैक्स, दूसरे पे है जीएसटी, ये आ सकता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। वस्तु एवं सेवा कर है 11.78 लाख करोड़ रुपए, तीसरे पे है निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स 10.82 लाख करोड़ रुपए। तो नंबर 2 पे जीएसटी, नंबर 3 पे कॉर्पोरेट टैक्स है दोस्तों, याद रखना क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं व्यय के संगठक, यानी कि पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है, यानी कि व्यय के संगठक की बात कर रहे हैं। इसमें है प्राप्ति के सोर्स और इसमें है एक्सपेंडिचर वाले, पैसा जाएगा कहाँ और आएगा कहाँ से। देखो पहले बात करते हैं आने वाले पैसे की, इधर बात करते हैं प्राप्ति के सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है 24% है उधार एवं अन्य देताओं के, बोरिंग और अन्य जो देता है उनसे ये पैसा आएगा 24%। अगर इसको हटा दिया जाए तो उसके बाद नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे तो उधार एवं अन्य देता है, बट इसको हटा दिया जाए तो यह है 22% नंबर 1 पर। वैसे तो नंबर 2 पर आ गया, पर ये नंबर 1 पे आ गया 22% जो है इनकम टैक्स आयकर, ये नंबर 1 पे आ गया अगर उधार एवं देताओं को हटा दिया जाए तो। अब नंबर 2 पे आपका ऊपर भी बताया मैंने जीएसटी आ गया, वस्तु एवं सेवा कर। नंबर 3 पे आपका निगम कर आ गया, निगम कर क्या है 17%। नंबर 4 पे क्या है, यह है कर भिन्न प्राप्तियां 9% के साथ। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उसके बाद है सीमा शुल्क। इस तरह आप पूरा डेटा को कंपाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं व्यय के संगठक, जो खर्चा होने वाला है वो कहाँ कहाँ होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा देखिए कहाँ पर है, राज्यों का हिस्सा कितना है 22%। राज्यों का हिस्सा कितना है, करों में राज्यों के हिस्से की बात हो रही है, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से की बात हो रही है, 22% के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर क्या है, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट जो जाता है उसकी अदायगी है नंबर 2 पर 20% के साथ। नंबर 3 पे बताइए क्या है, नंबर 3 पे 16%। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें रक्षा और प्रमुख सब्सिडी पर पूंजी पर व्यय शामिल नहीं है, इनकी जो डिफेंस और जो मेन सब्सिडी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शामिल नहीं है, इनको हटा दिया जाए तो नंबर 3 पर आ गया ये। ठीक है, नंबर 4 पे बात करें तो आप देख सकते हो केंद्रीय प्राइज योजना है, डिफेंस भी है, वित्त आयोग और अन्य वितरण भी है, ये 8% के साथ और अन्य व्यय ये नंबर 4 पे बने हुए हैं। और 6% की सब्सिडी देते हैं, पेंशन से ज्यादा हम सब्सिडी दे रहे हैं, पेंशन पर सिर्फ 4% खर्च हो रहा है, जबकि हमारी जो प्रमुख सब्सिडियां हैं उन पर 6% का खर्चा सरकार कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये है एक्सपेंडिचर के संगठक, एक्सपेंडिचर का पूरा डेटा दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब बजट का सार समझो कि राजस्व प्राप्तियां और इनकी बात कर लेते हैं, एक बार डेटा कंपाइल कर लेते हैं। ये 25-26 का है, राजस्व प्राप्तियां कितना, ऊपर भी बात हुई 34,20,409 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ है।
ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितना होगी, यानी कि जो बजट है आपका 50,65,345 करोड़ के आसपास। तो ये सारा डेटा है। अच्छा, और बात करते हैं थोड़ा सा प्रभावी ये राजस्व घाटे की बात करते हैं। राजस्व घाटा कितना है, 52 कितना, 5,23,846 करोड़ रुपए, 1.5% है ये जीडीपी का। ठीक है, और ये 1.9 होता था, अब हो गया 1.5। ये रिवाइज एस्टिमेट में था 2024-25 वाले में, बट इस समय ये 2025-26 में 1.5। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3 है, करीब 96,654 करोड़ रुपए। ये दोनों डेटा याद रखना। राजकोषीय कितना हो गया, ये कितना है, 15,68,936, करीब 4.4%। प्राथमिक घाटा कितना है, ये आपका 2,92,398, कितना, 0.8% है। ये आपका प्राथमिक घाटा है 2,92,598, यानी कि 0.8%। ये बीई होता है बजट अनुमान और आरई होता है संशोधित अनुमान। दोस्तों, एनएसए द्वारा जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 25-26 की जीडीपी अनुमान कितना है, इतना करोड़ है। जीडीपी का अनुमान 35,69,007, ये कितना है, 35 लाख नहीं गाइस, ये 3,56,97,923 करोड़ है। इसमें वित्त वर्ष का जो है वो संशोधित है कितना, 3,24,000 इतना कुछ है। तो ये 10.1% की वृद्धि हुई है। कितना, 10.1, ये मेन डेटा है, 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट अनुमान की बात कर रहे हैं 2025-26 में ब्याज भुगतान हेतु 12.76 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कितना है, 11.63 लाख करोड़ था 2024-25 में, और जो 9.75% ज्यादा है 25-26 के लिए। ब्याज भुगतान राशि में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, वो लगातार बढ़ती रही है। दोस्तों, अब आते हैं प्रमुख मंत्रालयों में आवंटन क्या है। सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,81,210 करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 9.5% है। दूसरा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग में 2,87,333 करोड़ रुपए। तीसरा है रेलवे में 2,55,445 करोड़ रुपए। चौथा है गृह मामलों में 2,33,210 करोड़ रुपए। पांचवा है उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में 2,15,767 करोड़ रुपए। दोस्तों, कितना, 2,15,767 करोड़ रुपए है, जो कि उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक में। तो रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन, रेलवे, गृह मंत्रालय देख सकते हो आप। ये पूरा डेटा आपको मैचिंग के लिए आ सकता है, सो प्लीज मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ मदों पर बजट अनुमान 2025-26 में कुछ मदे हैं, जैसे कि पेंशन में, वो तो मंत्रालय थे, मिनिस्ट्री। अब पेंशन पे कितना पैसा है, सबसे ज्यादा पेंशन पे क्या, नहीं, 2,76,618 करोड़ रुपए पेंशन का डेटा है, ये पेंशन में खर्च होगा। रक्षा में कितना है, 4,91,732, वो मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा में था, लेकिन सिर्फ रक्षा में, जहां पर हो सकता है प्रोडक्ट बनाए जाए, यहाँ पर इस तरह से हो, तो 4,91,732। कृषि और संबंध कार्यकलाप से क्या है, 1,71,437। वाणिज्य और उद्योग से क्या है, 65,553। ठीक है, वहीं शिक्षा से क्या है, शिक्षा से है 1,28,650। ऊर्जा से क्या है, 81,174 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य से क्या है, 98,311 करोड़ रुपए। गृह से क्या है, गृह में कितना है, 2,33,211 करोड़ रुपए। आईटी में कितना है, 95,298 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में है 2,66,817 करोड़ रुपए। दोस्तों, वही नेक्स्ट बात करते हैं आपके वैज्ञानिक विभाग। सारी चीजों को कंपाइल कर लेना, यहाँ से डेटा मैचिंग में आएगा ही आएगा। तो वैज्ञानिक विभाग में आपका 55,679 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण की बात कर लें दोस्तों, उसमें है 60,052 करोड़ रुपए। परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में है कितना, 5,48,649 करोड़ रुपए, ये ट्रांसपोर्ट में है। शहरी विकास के लिए कितना, 96,777 करोड़ रुपए। अगर टोटल देखा जाए इन मदों में, तो सबसे ज्यादा पैसा किस में है, अगर टोटल देखा जाए तो नंबर 1 पे है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट, 5,48,649। उसके बाद देखो नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे सिर्फ रक्षा है उस हिसाब से। नंबर 3 पे देखो 2,76,000 से भी ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 3 पे आपका क्या है, पेंशन। नंबर 4 पे ये है ग्रामीण विकास। ठीक है, नंबर 5 पे है ये गृह। इस तरह पूरा डेटा कंपाइल कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और मिस अगर गलतियां हो गया हो तो बड़ा डेटा देख लेना, वो उससे नंबर आ जाएगा ऊपर। अब बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। ये योजना है, ठीक है, वो कुछ मदें थी, ये योजना है उनके लिए आवंटन। ठीक है, बजट की बात हो रही है। अब पीएम पोषण योजना में वेरी इंपोर्टेंट 12,500 करोड़ रुपए दिए गए। कहां पर, पीएम पोषण में कितने, 12,500 करोड़ रुपए, इंपोर्टेंट है।
पीएम पोषण में यहां से आएगा ही क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान में 63,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,03,000 रुपए यानी कि 2,03,000 करोड़ रुपए। मनरेगा इंपोर्टेंट है, 86,000 करोड़ रुपए दिए गए मनरेगा में। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 19,794 करोड़ रुपए और ग्रामीण में 54,832 करोड़ रुपए। ग्रामीण में ये पैसा ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। वहीं जल जीवन मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा में 41,250 करोड़ रुपए, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 21,960 करोड़ रुपए, ठीक है। ये DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 19,005 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना में 12,242 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी में 5,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 7,192 करोड़ रुपए। ये डेटा सारा एक बार ढंग से देखना जरूर, क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। मनरेगा में कितना 86,000, पीएम पोषण में 12,500, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000, पीएम किसान में 63,500 और सबसे ज्यादा है यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नंबर 1 पर बनी हुई है दोस्तों। किस पर? नंबर 1 पर। नंबर 1 पर कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर क्या है बताइए? मनरेगा है क्या? नंबर 2 पर है आपकी मनरेगा। नंबर 2 पर क्या बना हुआ है? मनरेगा। नंबर 3 पर क्या है? पीएम किसान है क्या? पीएम किसान है क्या? हाँ, पीएम किसान योजना में कितना है? नहीं, उससे ज्यादा इसमें है जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन नंबर 3 पर है 67,000। नंबर 4 पे है आपका पीएम किसान, ठीक है। और नंबर 5 पे क्या हो सकता है? देखो नंबर 5 पे किसमें ज्यादा है एलोकेशन है? नंबर 5 पे क्या है? यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। पूरा डेटा कंपाइल हो गया है। मनरेगा और ये सब देख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 7,192 हो गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी में 5,000 हो गया, फसल बीमा में 12,242 और ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसमें 19,005 और सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 में 21,960 करोड़ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी हेतु कुल व्यय कितना है? 4,26,216.21 करोड़ रुपए, जिसमें सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी है। याद हो इसमें फूड पे, याद रखना फूड पे सबसे ज्यादा कितनी है? 2,03,420 करोड़ रुपए। कंफ्यूजन है, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी कहाँ है? खाद्य सब्सिडी। उसके बाद है फर्टिलाइजर में, यानी कि दूसरी है फर्टिलाइजर। कितनी है? उर्वरक सब्सिडी है 1,67,887.20 करोड़ रुपए। यूरिया सब्सिडी सबसे ज्यादा इसमें। अगर इसमें भी पूछ ले कि यूरिया सब्सिडी कितनी है? 1,18,887 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी है। नंबर 3 पर LPG सब्सिडी है, कितना? 12,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो सबसे ज्यादा खाद्य सब्सिडी, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी कितनी? 1,67,887 करोड़ रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। कुछ और इंपोर्टेंट डेटा है, इसकी बात कर लेते हैं जो आपको मिस नहीं करेगा डेटा। क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की बात करें। NSO ये डेटा कंपाइल करता है। इसकी प्रकाशित प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक और सांकेतिक GDP वृद्धि दर 2024-25 में क्रम से 6.4% थी और 9.7% थी दोस्तों। ये वास्तविक रियल और ये सांकेतिक नॉमिनल GDP की बात हो रही है, समझ रहे हैं। मैंने नॉमिनल GDP पर एक वीडियो बनाया है, क्योंकि एक इकोनॉमी का वीडियो, वहां पे जाके आप मेरे स्टैटिक डेटा को भी बड़े बखूबी से देख सकते हो। मैंने बहुत प्यार से इसको क्लियर किया दोस्तों, ठीक है। नॉमिनल GDP होती है जो किस पे होती है? मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और जो रियल GDP होती है वो कांस्टेंट प्राइस पे, बेस ईयर पे लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। बेहतर खरीफ फसल पैदावार हेतु अच्छी रबल फसल की उम्मीद के लिए कृषि क्षेत्र के 3.8% की अनुमानित दर से सदृढ़ होने की उम्मीद है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 6.2% की वृद्धि दर्ज करने की अपेक्षा है इस वाले क्षेत्र में। किसमें? इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। नींद नहीं आनी चाहिए, देखो अगर आप पढ़ रहे हो तो नींद नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। निरंतर वैश्विक अनिश्चितता उसने विनिर्माण संबंधी निर्यात को, एक्सपोर्ट को प्रभावित किया। तथापि बात करें तो सेवा क्षेत्र में 7.2% वृद्धि होने का अनुमान है दोस्तों। भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात ने अप्रैल दिसंबर में 2024 में 11.6% की अच्छी वृद्धि दर्ज की और अप्रैल से दिसंबर 2024 में ये 131.3 बिलियन US डॉलर का नेवल सेवा प्राप्त किया दोस्तों। वहीं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो GDP के 1.3% की तुलना में 2024-25 में 1.2% रह गया, जो दूसरी तिमाही की बात हो रही है।
वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक, याद रखना, 640.3 यूएस डॉलर है। कितना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरओ में, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया भारत का विदेशी फॉरेक्स रिजर्व कितना है, दिसंबर 2024 के अंत तक 640.3 यूएस डॉलर है। यह देश के लगभग 90% बाह्य ऋण को कवर करेगा दोस्तों। कितना, देश का करीब 90% बाह्य ऋण को कवर करने के लिए ये पर्याप्त है, जो इस समय हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। वहीं आयात कवर नवंबर 2024 तक 11 महीने का है, जो कि बाह्य क्षेत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर है, एक महत्वपूर्ण संकेतक है दोस्तों। देखिए यहां से हमने बेहतरीन डेटा को इकोनॉमिक बजट में, भौतिक बजट 2025-26 में बेहतर डेटा कंपाइल किया है। अब आगे की वीडियो में आर्थिक समीक्षा और यूपी बजट पर चर्चा करेंगे। एक्चुअल में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो खिंच जाता है, इसलिए ये वीडियो शॉर्ट्स बना रहा है, जो आप बखूबी इसको आराम से देख पाओ दोस्तों। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद ही आपकी एक्यूरेसी ब्रेक होगी दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी इफिशियंट होगी और आपका जो एग्जाम में स्कोर है वो एफिशिएंट होगा। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।